हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, हमने रचना शरीर में गर्भ शरीर टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में गर्भ की परिभाषा, शुद्ध शुक्र के लक्षण, शुद्ध शोणित के लक्षण, शुक्र के कार्य और शोणित के कार्य को देखा था। नाउ आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है गर्भाधान। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इसे ही क्या बोला गया है, फर्टिलाइजेशन। गर्भाधान को ही किस नाम से जाना जाता है? गर्भाधान को ही फर्टिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? फर्टिलाइजेशन। आप सभी जानते हैं फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच, है ना, फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच मैच्योर्ड स्पर्म, इन विच मैच्योर्ड स्पर्म गेट फ्यूज्ड विद मैच्योर्ड ओवम टू फॉर्म जाइगोट, है ना, टू फॉर्म जाइगोट। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इन विच मैच्योर्ड स्पर्म फ्यूज्ड विद मैच्योर्ड ओवम टू फॉर्म जाइगोट, इसी प्रोसेस को आयुर्वेद में क्या बोला गया है? गर्भाधान बोला गया है। यानी कि जब शुद्ध शुक्र जो होता है शुद्ध शोणित के साथ संयोग करता है, ठीक है, तो उससे किसकी उत्पत्ति होती है? गर्भ की उत्पत्ति होती है, यानी कि जाइगोट की उत्पत्ति होती है। और इसी प्रोसेस को क्या बोल दिया जाता है? गर्भाधान बोल दिया जाता है। ठीक है, गर्भाधान का आप अर्थ गर्भवती होना इससे भी ले सकते हैं या स्त्री शरीर में गर्भ का धारण करना, इससे भी आप ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। गर्भाधान का अर्थ क्या होता है? गर्भवती होना या स्त्री शरीर में गर्भ का धारण होना। ठीक है, नीचे यहाँ पर गर्भाधान की परिभाषा बताते हुए क्या बोला, तो आप यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखिए, शुद्ध शुक्र एवं शुद्ध शोणित वाले पुरुष एवं स्त्री के ऋतु काल में मैथुन कर्म करने पर जब शुक्र और शोणित का गर्भाशय में संयोग होता है तो उसे क्या कहते हैं? गर्भाधान कहते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर ये बोला कि शुद्ध शुक्र और शुद्ध शोणित वाले स्त्री व पुरुष जो होते हैं वो क्या करते हैं? मैथुन कर्म करते हैं। कौन से काल में? ऋतु काल में। ठीक है, तो उस दौरान जब शुक्र एवं शोणित का गर्भाशय में संयोग होता है तो उससे किसकी उत्पत्ति होती है? गर्भ की उत्पत्ति होती है। और उसी प्रोसेस को क्या बोला गया है? उसी प्रोसेस को गर्भाधान बोला गया है। तो आप यहाँ पर बोल रहे होंगे कि सर यहाँ पर शुद्ध शुक्र और शुद्ध शोणित का मतलब क्या होता है? तो देखिए, शुद्ध शुक्र और शुद्ध शोणित का मतलब ये है कि जब मैच्योर्ड स्पर्म, है ना, जब क्या होता है? मैच्योर्ड स्पर्म, मैच्योर्ड स्पर्म किससे फ्यूज होता है? मैच्योर्ड ओवम, मैच्योर्ड ओवम से, है ना। और मैच्योर्ड स्पर्म का मतलब क्या हो जाएगा? मैच्योर्ड स्पर्म यानी कि बॉय जिसकी एज कितनी है? जिसकी एज 25 ईयर है ना। और गर्ल जिसकी एज कितनी है? जिसकी एज 16 ईयर है। ठीक है, तो बॉय जिसकी एज 25 ईयर है तो उसके स्पर्म कैसे होंगे? मैच्योर्ड होंगे, शुद्ध स्पर्म होंगे। और आप सभी को शुद्ध शुक्र के लक्षण भी पता है जो हम लास्ट लेक्चर में देख रहे हैं। ठीक है, और जो गर्ल 16 ईयर की है तो उसका शोणित जो वो कैसा होगा? शुद्ध होगा, ओवम होगा। ठीक है, तो जो बॉय जिसकी एज 25 ईयर है, गर्ल जिसकी एज 16 ईयर है ना, तो वो जब क्या करते हैं? ऋतु काल में मैथुन कर्म करते हैं। ठीक है, तो उस दौरान जब शुक्र और शोणित का गर्भाशय में क्या होता है? संयोग होता है और गर्भ की उत्पत्ति होती है, तो इसी प्रोसेस को क्या बोला गया? गर्भाधान बोला गया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और वर्ड आया है जो कि क्या है? ऋतुकाल, है ना। एक और वर्ड आया है यहाँ पर जो कि क्या है? ऋतुकाल। ठीक है, तो ऋतुकाल क्या होता है? ऋतुकाल क्या होता है इसे आप समझ लीजिए, है ना। तो आचार्य सुश्रुत ऋतुकाल को डिफाइन करते हुए क्या बोलते हैं, है ना, आचार्य सुश्रुत ऋतुकाल को डिफाइन करते हुए ये बोलते हैं, है ना, कि मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो, है ना। आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं? आचार्य सुश्रुत ये बोलते हैं कि मेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुअल एक मिनट, स्पेलिंग गलत होगी। आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं? आचार्य सुश्रुत ये बोलते हैं कि मेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो, है ना, मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो के बाद के, मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो के बाद के जो 12 से 16 दिन है ना, 12 से 16 दिन है, इसे ही क्या बोला गया है? इसे ही क्या बोला गया है? इसे ही ऋतुकाल बोला गया है ना। इसे ही क्या बोला गया है? इसे ही ऋतुकाल बोला गया है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ऋतुकाल को हम क्या बोल देते हैं? फर्टाइल पीरियड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? फर्टाइल पीरियड।
यानी कि इस दौरान अगर कोई कपल मैथुन कर्म करता है ना, मैथुन कर्म करता है या कॉपुलेशन करता है, ठीक है, कॉपुलेशन करता है, तो 99% चांसेस है कि वो महिला क्या होगी, गर्भ को धारण करेगी। ठीक है, आप सभी को पता है मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो जो होता है वो कितने दिन तक होता है, 3 से 4 दिन तक होता है, यानी कि पीरियड्स, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो को पीरियड्स। ठीक है, तो पीरियड्स के जस्ट बाद जो 12 से 16 दिन है, इसे ही क्या बोला गया है, ऋतुकाल बोला गया है। ठीक है, और ये फर्टाइल पीरियड होता है। इस दौरान अगर कोई कपल मैथुन कर्म करता है, इंटरकोर्स करता है या कंसेप्शन करता है, तो 99% चांसेस है कि वो महिला क्या होगी, गर्भ को धारण करेगी। ठीक है, तो आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला, आचार्य सुश्रुत ने ये बोला कि शुद्ध शुक्र और शुद्ध शोणित वाले स्त्री व पुरुष जो होते हैं क्या करते हैं, ऋतु काल में मैथुन कर्म करते हैं। तो उस दौरान जब शुक्र और शोणित का संयोग होता है तो गर्भ की उत्पत्ति होती है, और इसी को क्या बोल दिया जाता है, गर्भाधान बोल दिया जाता है। ठीक है, आचार्य सुश्रुत एक और चीज को यहाँ पर समझाते हैं कि अगर किसी कपल को क्या चाहिए, बेबी बॉय चाहिए, यानी कि लड़का चाहिए, है ना, बेबी बॉय चाहिए यानी कि लड़का चाहिए, तो उसे कब कॉपुलेशन करना चाहिए, तो आचार्य सुश्रुत ये बोलते हैं कि उसे ऋतु काल के जो 14वें, है ना, 14वें, 6वें, 8वें, 10वें और 12वें, है ना, तो ऋतु काल के 4th, 6th, 8th, 10th और 12th, इन दिनों उन्हें क्या करना चाहिए, मैथुन कर्म करना चाहिए। अगर उनको क्या चाहिए, अगर उनको बेबी बॉय चाहिए तो। ठीक है, अगर उनको क्या चाहिए, बेबी बॉय चाहिए तो। ठीक है, अगर किसी कपल को अगर किसी कपल को क्या चाहिए, बेबी गर्ल चाहिए, है ना, बेबी गर्ल चाहिए, तो आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं, आचार्य सुश्रुत ये बोलते हैं कि उन्हें 5वें, है ना, ऋतुकाल के 5वें, 7वें, 9वें और 11वें, इन दौरान क्या करना चाहिए, मैथुन कर्म करना चाहिए। यानी कि इवन डेज जो होते हैं ऋतुकाल के, जो इवन डेज है दिस आर सुटेबल फॉर बेबी बॉय, एंड जो ऑड डेज है दिस आर सुटेबल फॉर बेबी गर्ल। ठीक है, तो इस तरह से ऋतुकाल को समझाते हुए आचार्य सुश्रुत ने यह बताया कि मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो के बाद के जो 12 से 16 दिन होते हैं, इसे क्या बोला गया है, फर्टाइल पीरियड बोला गया है या ऋतुकाल बोला गया है। ठीक है, इस दौरान अगर आप क्या करते हो, मैथुन कर्म करते हो, तो 99% चांसेस है कि महिला जो होगी वो गर्भ को धारण करेगी। ठीक है, चलिए अगर हम मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग बात करें, तो जो 28 डेज का, है ना, जो 28 डेज का पूरा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, आप सभी को पता है 28 डेज की क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। ठीक है, तो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो 14th डे होता है, जो 14th डे होता है ना, इसे ही क्या बोला गया है, ओव्यूलेशन, है ना, ये क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, ओव्यूलेशन पीरियड होता है। ठीक है, तो इसे ही क्या बोला गया, इसे ही आप ऋतुकाल या फर्टाइल पीरियड मान सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस देखें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 14th डे है ना, इट इज सुटेबल फॉर कंसेप्शन। ठीक है, चलिए, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला कि मेंसेस के बाद के जो 12 से 16 दिन है, तो दिस आर फर्टाइल पीरियड, है ना, ये सुटेबल है फॉर मैथुन कर्म के लिए। ठीक है, उसमें से भी आचार्य सुश्रुत ये बोलते हैं कि मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो के जो आगे के 12 दिन है, तो उसमें से जो शुरुआत के 3 डेज है वो इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं करेगा, लेकिन बाकी के जो है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, दिस विल बी सुटेबल फॉर मैथुन कर्म। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से यहाँ पर आचार्य सुश्रुत ने इसको समझाया, ऋतुकाल को समझाया। ठीक है, चलिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, गर्भाधान मीन्स फर्टिलाइजेशन को क्या बोला गया, गर्भाधान बोला गया। फॉर द पर्पस ऑफ फर्टिलाइजेशन मैच्योर्ड स्त्री बीज, है ना, एंड मैच्योर्ड पुरुष बीज इज नेसेसरी, यानी कि मैच्योर्ड ओवम एंड मैच्योर्ड स्पर्म इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, चलिए, तो आप यहाँ पर देखिए ऋतुकाल के बारे में आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला, ऋतुकाल इज द प्रॉपर टाइम फॉर गर्भाधान। ऋतुकाल इज द 12 to 16 डेज ड्यूरेशन आफ्टर द मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो, यानी कि मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो के जो 12 से 16 दिन है, किस किस आचार्य ने 12 दिन, किसी आचार्य ने 16 दिन बोला। ठीक है, तो दिस आर द सुटेबल पीरियड फॉर द मैथुन कर्म। ठीक है, चलिए आगे आप देखिए यहाँ पर प्रॉपर एज की बात करते हैं।
द मैन एट हिज एज ऑफ 25 एंड है ना 25 ईयर एंड वीमेन एट हर एज ऑफ 16 ईयर आर टू बी नोन एज हैविंग अटेन फुल ग्रोथ एंड विटलिटी। यहाँ पर आचार्य संस्कृत ये बोलते हैं कि जो लड़का 25 ईयर का है और लड़की 16 साल की है तो उसके स्पर्म जो होंगे वो कैसे होंगे, एकदम मेच्योर्ड होंगे, फुल्ली ग्रोथ होंगे और वाइटल होंगे, है ना। एंड दिस इज द सुटेबल एज फॉर कॉपुलेशन। ठीक है, चलिए अगर इस एज के, है ना, अगर इस एज के नीचे, इस एज के नीचे अगर क्या हो जाता है, कंसेप्शन हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इफ द कंसेप्शन ऑकर्स बिलो द लिमिट ऑफ दिस एज, इमेच्योर स्त्री बीज एंड पुरुष बीज विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ इमेच्योर गर्भ which results either in death or weakness of गर्भ। ठीक है, तो इस एज जो लिमिटेड एज बताई गई है, लिमिटिंग एज बताई गई है कॉपुलेशन के लिए, है ना, तो इसके नीचे अगर क्या हो जाता है, कॉपुलेशन हो जाता है और गर्भ की उत्पत्ति हो रही है, तो या तो वो गर्भ जो होगा, या तो उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, या अगर वो पैदा भी हो गया तो कैसा होगा, एकदम कमजोर या वीक होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं, है ना। तो आई होप आपको गर्भाधान समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर प्रोसेस बताया आचार्य सुश्रुत ने, किसमें, सुश्रुत शारीरस्थान 3 अध्याय के 3वें श्लोक में यहाँ पर गर्भाधान के प्रोसेस बताते हुए यहाँ पर क्या बोला, तत्र स्त्री पुंसयो संयोगे तेज शरीरात वायु उदीर्यति ततः तेज अनिल संतिपातः शुक्रम च्युतम योनि अभिप्रतिपद्यते संसृज्यते च आर्तव एन ततो अग्नि सोम संयोगात संसृज्य मानव गर्भो गर्भाशयम अनु प्रतिपद्यते। अगर आपको श्लोक याद नहीं हो तब भी चलेगा। ठीक है, तो इस श्लोक में यह बोला गया कि जब स्त्री जो होती है पुरुष के संपर्क में आती है तो जो वायु होती है वो क्या करती है, देखिए यहाँ पर क्या बोला, तत्र स्त्री पुंसयो संयोगे, यानी कि जब स्त्री जो होती है पुरुष के संयोग में आती है तो वायु जो होती है शरीर में तेज को प्राप्त होती है, यानी कि गति को प्राप्त होती है। ठीक है, तथा तेजो अनिल, और उस, है ना, उस गति के द्वारा, है ना, निकला हुआ शुक्र जो होता है, जब निकला हुआ शुक्र जो होता है वो क्या होता है, योनि की ओर बढ़ता है, योनि की ओर बढ़ता है, और वहां पर जब किससे संयोग करता है, वहां पर जब किससे संयोग करता है, आर्तव से संयोग करता है। ठीक है, किससे संयोग करता है, आर्तव से संयोग करता है, तो उससे क्या होती है, गर्भ की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर ये बोला कि जब स्त्री जो होती है पुरुष के संपर्क में आती है तो शरीर में क्या होता है, वायु जो होती है वो गति को प्राप्त होती है ना, वायु में गति होती है। ठीक है, और इस वायु के द्वारा, है ना, इस वायु के सहयोग से निकला हुआ शुक्र जो होता है जब योनि की ओर बढ़ता है और गर्भाशय में जब किससे, सोनित से फ्यूज होता है तो उससे गर्भ की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप इसकी हिंदी देख लीजिए, है ना, अगर आपको श्लोक याद हो जाए तो कर लीजिए, अगर नहीं होगा तब भी चलेगा। यहाँ पर क्या बोला, स्त्री व पुरुष के समागम के समय वायु शरीर में गति को प्रकट करती है और वायु के सहयोग से निकला हुआ शुक्र योनि की ओर चल देता है और आर्तव के साथ मिलता है। तत्पश्चात अग्नि यानी कि आर्तव व सोम यानी कि शुक्र के संयोग से उत्पन्न हुआ यह गर्भ गर्भाशय में आश्रय करता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हम देखिए, यहाँ पर उसी चीज को मैं इंग्लिश में भी लेकर आया हूँ। एट द टाइम मेन एंड वुमेन कम टुगेदर फॉर कॉपुलेशन वायु ऑगमेंट्स द तेज इन द बॉडी, यानी कि वायु जो होती है क्या करती है, गति को प्राप्त होती है जब स्त्री जो होती है पुरुष के संपर्क में आती है। ठीक है, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ तेज एंड वात, है ना, शुक्र यानी कि सीमन गेट इजैकुलेटेड इनटू द वजाइना where it combined with आर्तव and this combination of अग्नि यानी कि अग्नि को आर्तव बोलते हैं और सोम यानी कि शुक्र then move upward into the गर्भाशय, है ना, यानी कि फिर क्या होता है, शुद्ध शुक्र और शुद्ध सोम के बीच में क्या होता है, संयोग होता है और गर्भ की उत्पत्ति होती है। फिर यह गर्भ जो होता है ऊपर की ओर बढ़ता है और गर्भाशय में आश्रय लेता है। ठीक है, चलिए तो इस तरह से यहाँ पर गर्भाधान की विधि बताई गई है। तो देखिए आप यहाँ पर आगे, अब देखो, अब यहाँ पर जैसे कि आप सभी को बताएं हमारा शरीर जो है वो कैसा है, षड धात्वात्मक शरीर है। षड धात्वात्मक यानी कि ये पंच महाभूत से बना हुआ है ना, हमारा शरीर किससे बना हुआ है, पंच महाभूतों से बना हुआ है। और ये किसका अधिष्ठान है, ये चेतना का आश्रय स्थान है, यानी कि 5 तो महाभूत और एक क्या हो जाएगा, चेतना यानी कि आत्मा, यानी कि इन 6 धातुओं से बना हुआ है। इसीलिए हमारे शरीर को हम क्या बोल देते हैं, षड धात्वात्मक शरीर। ठीक है, षड धात्वात्मक शरीर। ठीक है, और आचार्य सुश्रुत ने गर्भ की परिभाषा बताते हुए क्या बोला था कि जब शुक्र
शोणित, है ना। फिर 8 प्रकृति, 16 विकार और आत्मा, इन सब का जब क्या होता है संयोग होता है तो किसकी उत्पत्ति होती है, गर्भ की उत्पत्ति होती है। और उस गर्भ में, है ना, चेतना से स्थित गर्भ में, है ना, चेतना, देखिए यहाँ पर आगे यहाँ पर क्या बोला, आगे यहाँ पर पंच महाभूत का रोल बताते हुए आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला, डिटेल में हम इस श्लोक को फर्स्ट लेक्चर में देखकर आ गए, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर क्या बोला, तम चेतनाव स्थितम, यानी कि चेतना से युक्त उस गर्भ में वायुर विभजती, वायु जो होती है क्या करती है, विभाजन का कार्य करती है। तेज यानी कि अग्नि जो होती है, एवं पचती, वो क्या करती है, पाचन यानी कि मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म जो होता है उस गर्भ में वो किस कारण होता है, वो तेज के द्वारा होता है। आप क्लेदयंती, आप जो होती है वो क्या करती है, उसमें क्लेदता उत्पन्न करती है, ठीक है, यानी कि जल महाभूत जो होता है वो उस गर्भ में नमी बनाए रखता है, क्लेदता उत्पन्न करता है, ठीक है। पृथ्वी संहति, यानी कि पृथ्वी जो होती है क्या करती है, उस गर्भ को शेप प्रोवाइड करती है, उस गर्भ को ठोस बनाती है, ठीक है। और आकाशम विवृत्यति एवं विवृत्यतः स यदा, है ना। तो फिर आगे यहाँ पर क्या बोला, आकाश जो होता है, आकाश महाभूत के कारण क्या होता है, उस गर्भ में वृद्धि होती है, और जितने भी हमारे शरीर में रिक्त स्थान है तो वो किस कारण है, वो आकाश महाभूत के कारण है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला, स यदा हस्तपात जिह्वा घ्राण कर्ण नितम आदि रंग रूपेश तदा, रंग रूपेश तदा अंग, है ना, अंग शरीर, अंग शरीर अंग शरीर इति संज्ञा लभते। तो यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर ये बोला कि गर्भ चेतना से युक्त, चेतना से युक्त गर्भ में वायु जो होती है विभाजन का कार्य करती है, तेज जो होती है वो पाचन का कार्य करता है ना। आप यानी कि जल जो होता है उसमें क्लेदता को उत्पन्न करता है, पृथ्वी जो होती है संहति यानी कि उसको क्या करती है, ठोस बनाए रखती है, और आकाश के कारण उसमें क्या होता है, वृद्धि होती है ना, गर्भ में वृद्धि होती है, और जितने भी रिक्त स्थान है वो भी किस कारण है, आकाश महाभूत के कारण है, ठीक है। तो इस पूरे गर्भ में जब हाथ पैर जिह्वा घ्राण कर्ण नितम आदि अंग उत्पन्न हो जाते हैं तो इसी गर्भ को किसकी संज्ञा दे देते हैं, संज्ञा किसकी दे देते हैं, शरीर की, है ना, इसी को क्या देते हैं, शरीर की संज्ञा दे देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पंच महाभूत का रोल बताते हुए आचार्य सुश्रुत ने बताया श्लोक में, ठीक है। इसको हम डिटेल में लास्ट लेक्चर में पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, वायु भूत डिवाइड दिस मास इनटू दोष, यानी कि वायु जो क्या करती है, विभाजन का कार्य करती है, ठीक है। किसमें डिवाइड करती है, दोष धातु मल अंग प्रत्यंग एक्सेट्रा, ठीक है। तेज भूत गिव्स राइज टू मेटाबॉलिज्म, यानी कि तेज पाचन का कार्य करता है। आप भूत कीप्स इट इन लिक्विड स्टेट, आप जो होती है उसमें क्लेदता उत्पन्न करती है, ठीक है, लिक्विड स्टेट में बनाए रखता है उस गर्भ को, है ना। पृथ्वी भूत इज एम्बॉडीड इन द शेप ऑफ इट्स स्पीसीज, यानी कि उसको शेप प्रोवाइड करती है, कौन, पृथ्वी महाभूत, ठीक है। आकाश भूत कंट्रीब्यूटेड टू इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और आकाश महाभूत जो होता है वो गर्भ की वृद्धि में और हमारे बॉडी में जितने भी रिक्त स्थान है, ठीक है, तो वो भी किस कारण है, वो आकाश महाभूत के कारण है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से 5 महाभूत का रोल बताते हुए आचार्य सुश्रुत ने श्लोक में बताया, ठीक है। आगे यहाँ पर आगे यहाँ पर कौन से अवयव कौन से महाभूत से बने हुए तो उसको यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर देखिए एक टेबल लेकर आया हूँ। जैसे कि अगर हम आकाश महाभूत की बात करते हैं तो आकाश महाभूत से शरीर के कौन कौन से अवयव बने हुए, तो आप देखिए शब्द, श्रोतेंद्रिय, लाघवता, है ना, फिर यहाँ पर सूक्ष्म, विवेक, स्रोतस, और ये सब जो है वो किस कारण है, आकाश महाभूत के कारण है, ठीक है। वायु महाभूत के कारण बात करते हैं तो वायु महाभूत से कौन कौन से अवयव है, तो स्पर्श, स्पर्शेंद्रिय, है ना, चेष्टा, फिर यहाँ पर क्या बोला, परिस्पंदन, ठीक है, धातु, धातु व्यवन यानी कि धातु का इधर उधर गति होना, ठीक है, और उच्छ्वास, ये सब प्रोसेस जो होती है किस कारण होता है, वायु महाभूत के कारण होता है। अग्नि की हम बात करते हैं तो रूप, चक्षु इंद्रिय, है ना, फिर यहाँ पर क्या बोला, पक्ति, उष्मा, फिर यहाँ पर प्रकाशन, पित्त, तेज, ये सब किस कारण होता है, अग्नि महाभूत के कारण होता है। आपकी बात करते हैं रस, रसेंद्रिय, है ना, शैत्य, मार्दवता, स्नेह, क्लेदता, आश्रिक, है ना, शुक्र, मूत्र, ये सब किस कारण होता है, आपके कारण होता है, ठीक है। और पृथ्वी की बात करते हैं तो गंध, गंध इंद्रिय, है ना, शरीर में गौरवता, ठीक है, शरीर में स्थैर्य, शरीर में मूर्ति, है ना, शरीर में केश, शरीर में अस्थि, अस्थि जो है ना, ये सारे अवयव किससे बने हुए हैं, ये पृथ्वी महाभूत से बने हुए हैं, ठीक है।
तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या बताया कि कौन से महाभूत से कौन कौन से अवयव बने हुए हैं, तो इस टेबल को भी आप याद कर लेना, ठीक है। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि रोल ऑफ पंच महाभूत इन द फॉर्मेशन ऑफ गर्भ, ठीक है, तो आप ये कर लेना, ठीक। चलिए, तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपको किसी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।